हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल टेरेसस विजन। हम पढ़ रहे हैं ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स बाय एम.एच. अब्राम्स एंड जॉफरी गार्ल्ड हाफम। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है टर्म आर्केइज्म को, जहां पर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से एक ऐसे वर्ड्स का ग्रुप या कह सकते हैं ऐसे वर्ड्स जो क्या थे, एक टाइम पर नए थे लेकिन बाद में क्या होता है कि ऑब्सोलीट हो जाने के कारण, इसका मतलब क्या है कि यूज में ना होने के कारण वो वर्ड्स क्या हो जाते हैं, ओल्ड माने जाने लगते हैं। लेकिन होता क्या है कि उनको बहुत सारे ऑथर्स क्या करते हैं, आज भी मॉडर्न राइटिंग में इस्तेमाल करते हैं। समझ रहे हैं? तो ये क्या कौन सा टर्म है आपका? आर्केइज्म। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए चलते हैं अपने अगले टर्म पर, जो कि है आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म। क्या है? आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म। समझ रहे हैं? पहली बात तो मैं आपको आर्केटाइपल का मतलब बता देता हूं, आर्केटाइपल अकेले का। और ये क्या है? अ वेरी टिपिकल एग्जाम्पल। आर्केटाइपल का मतलब क्या होता है? अ वेरी टिपिकल, टी वाई पी आई सी ए एल, अ वेरी टिपिकल एग्जाम्पल। समझ रहे हैं? क्या है? अ वेरी टिपिकल एग्जाम्पल, सॉरी, अ वेरी टिपिकल एग्जाम्पल, अ वेरी टी वाई पी आई सी ए एल, टिपिकल एग्जाम्पल, राइट। और अब आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म की यहां पर बात हो रही है। तो देखिए, इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म में द टर्म आर्केटाइप, ये जो टर्म है कौन सा? आर्केटाइप। वो क्या करता है? डिनोट्स, जो उनका मतलब क्या आप कह सकते हैं, मीन या मीन्स, इसका मतलब अर्थात ये है रिकरेंट नैरेटिव डिजाइन्स। समझ रहे हैं? रिकरेंट का मतलब क्या है? जो बार बार घटित हो। क्या है? जो बार बार घटित हो। नैरेटिव डिजाइन्स और क्या? पैटर्न ऑफ एक्शन, कैरेक्टर टाइप्स, themes and images which are identifiable in a wide variety of works of literature। समझ रहे हैं कहां पर? लिटरेचर, एज वेल एज इन मिथ्स, ड्रीम्स एंड इवन सोशल रिचुअल्स। क्या होता है कि ये जो टर्म आर्केटाइप है, समझ रहे हैं कौन सा टर्म आर्केटाइप है, वो उसका मतलब क्या होता है कि जब कोई नैरेटिव डिजाइन का मतलब क्या है कि नैरेटोलॉजी, यानी किसी चीज को, ठीक है, बताने की जो प्रक्रिया होती है। और क्या? पैटर्न्स ऑफ एक्शन, यानी एक्शंस के जो पैटर्न हैं। कैरेक्टर के जो टाइप हैं, यानी कैसे कैरेक्टर्स हैं। और क्या? थीम क्या है और इमेजेस क्या हैं, और जो क्या है, विच आर आइडेंटिफिएबल, और आप इनको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं इन अ वाइड वैरायटी ऑफ वर्क्स, यानी काफी बृहद स्तर पर कई सारे वर्क्स में ऑफ लिटरेचर, ना केवल साहित्य में। समझ रहे हैं? ऑफ लिटरेचर, केवल क्या लिटरेचर में नहीं बल्कि कैसे, एज वेल एज इन मिथ्स, बल्कि मिथ में भी, और कैसे, ड्रीम्स में, सपनों में भी, और यहां तक कि सोशल रिचुअल्स, यानी जो सामाजिक रिचुअल्स हैं, ठीक है, सामाजिक जो तौर तरीके हैं, ठीक है, सामाजिक जो कुछ कह सकते हैं कर्मकांड हैं, वहां पर भी आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, सच रिकरेंट आइटम्स, ये जो बार बार घटित होते हैं, हैपन होते हैं, ये जो चीजें हैं, आर हेल्ड टू बी द, समझ रहे हैं, आर हेल्ड टू बी द रिजल्ट ऑफ एलिमेंटल एंड यूनिवर्सल फॉर्म्स और पैटर्न्स इन द ह्यूमन साइकी, whose effective embodiment in a literary work evokes a profound response from the attentive reader because he or she shares the archetypes expressed by the author। अब इस लाइन को समझिए, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको एक अलग मायने बता रही है। मायने क्या है? देखिए, कह रहा सच रिकरेंट आइटम्स, समझ रहे हैं, ये जो लिटरेचर में, साहित्य में, या मिथ में, या ड्रीम्स में क्या हो रहे हैं, बार बार ये जो चीजें घटित हो रही हैं, ये जो चीजें बार बार घटित हो रही हैं, ऐसी क्यों हैं? देखिए, ये क्या है? ये रिजल्ट है। आर हेल्ड टू बी रिजल्ट, ये क्या है? ये परिणाम है। किसका परिणाम है? ऑफ एलिमेंटल। एलिमेंटल का मतलब क्या है? जो आवश्यक और कैसा, यूनिवर्सल फॉर्म्स हैं। यूनिवर्सल मतलब क्या है? सार्वभौमिक, यानी हर जगह जो एक्सेप्टेबल हैं, ठीक है, फॉर्म्स और पैटर्न्स इन द ह्यूमन साइकी, यानी हम जो इंसान हैं, हमारी जो साइकी है,
हमारी जो सोच है, हमारी जो बौद्धिकता है, उसमें जो चीजें हो रही हैं, जो घटित हो रही हैं, ठीक है, और वो कैसी हैं, एलिमेंटल हैं, यानी वो होकर के ही रहेंगी और वो यूनिवर्सल हैं, यानी उनका, ठीक है, होना भी क्या है, समझ रहे हैं, वो कोई केवल एक इंसान तक सीमित नहीं है, वो क्या है, वो हर जगह है, समझ रहे हैं, वो सर्वव्याप्त है, वो यूनिवर्सल है, वो किसी एक इंसान तक या किसी एक सोसाइटी तक सीमित नहीं है, ये हर जगह पर है और एलिमेंटल भी है, आवश्यक भी है। और कैसे, whose effective embodiment, क्या, और जिसका जो प्रभावशाली प्रतीक है, embodiment का मतलब समझिए प्रतीक है, इन अ लिटरेरी वर्क, किसी साहित्यिक वर्क में, इवोक्स, इवोक करता है क्या, प्रोफाउंड, प्रोफाउंड मतलब डीप रिस्पॉन्स फ्रॉम द अटेंटिव रीडर, मतलब जो क्या है, अटेंटिव रीडर का मतलब जो ध्यान से चीजों को सुन रहा है, जैसे एलिगेरी क्या है, अटेंटिव रीडर के समझ में आती है, बिकॉज ही और सी, क्योंकि वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, शेयर्स द आर्केटाइप्स एक्सप्रेस्ड बाय द ऑथर, यानी जो ऑथर ने आर्केटाइप्स एक्सप्रेस किए हैं, उनको वो खुद क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। तो समझिए ये कैसी बात हुई, ये बात ऐसी हुई कि हम जो इंसान हैं, हमारी जो सोच है, हमारी जो बौद्धिकता है, वो महज किसी एक क्षेत्र से सीमित होकर के नहीं है। हम क्या हैं, हम अगर कोई बात सोच रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो हमारी आज की जो है माइंड में हो चीजें, ये क्या है, एक कह सकते हैं ट्रांसमिशन का दौर होता है, ठीक है, हमारे एंसेस्टर से हमको मिला है और हम आगे चल करके अपनी आने वाली पीढ़ी को ये चीजें प्रोवाइड कर पाएंगे। तो जो ऑथर एक्सप्रेस कर रहा है, समझ रहे, ऑथर की जो साइकी है, वही साइकी क्या कर रहा है, हम जो रीडर्स हैं, अटेंटिव रीडर्स हैं, वो क्या कर रही हैं, ठीक है, उसमें एक हिस्सा बन जा रही हैं, यानी ऑथर जो कुछ कर रहा है, जो कुछ हमें दिखा रहा है, हम भी उसी तरीके से सोच रहे हैं, और जब वो उस चीज को वहां पोर्ट्रे कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली अपने आप को उससे एसोसिएट कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्थ में क्या होता है, एक हैफर को, क्या है, HEIFER, HEIFER, ये क्या होता है, गाय की जो बछिया होती है उसे हम हैफर बोलते हैं, उसको क्या किया जा रहा है, सेक्रीफाइस के लिए वहां पर लाया गया है, उसको फूलों से सजा करके, गजरा लगा करके जो है गल, उसमें जो है गले में, अब उसको काटने की तैयारी है। तो आप सोचिए इस चीज को कि क्या उसको देखने के बाद आपके माइंड में ये चीजें नहीं आ रही हैं कि ये तो हमारी भी समाज की देन है, समझ रहे हैं, ऑथर जो एक्सप्रेस कर रहा है, ऑथर जिस आर्केटाइप को एक्सप्रेस कर रहा है, वो क्या होता है, जो हम अटेंटिव रीडर हैं, ठीक है, उसमें भी क्या होता है, प्रोफाउंड रिस्पॉन्स आ जाता है, ये क्या होता है, आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म का एक हिस्सा। अब आगे देखिए, एन इंपॉर्टेंट एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट का मतलब क्या, एंसेस्टर, पूर्वज मान के चलिए आप, ऑफ द लिटरेरी थ्योरी ऑफ द आर्केटाइप, जो आर्केटाइप की लिटरेरी थ्योरी आई, वाज द ट्रीटमेंट ऑफ मिथ, समझिए, ट्रीटमेंट ऑफ मिथ बाय अ ग्रुप ऑफ कंपैरेटिव एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, स्पेशली जेम्स जे फ्रेजर, बड़ा नाम है, याद रखिएगा, जिसकी कौन सी किताब है, द गोल्डन बफ, क्वेश्चन बन सकता है आपका, कई बार ये जो है पूछा जाता है, गोल्डन बफ, और आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि ये जो किताब है द गोल्डन बफ, वो किस पोयम का एक बहुत बड़ा सोर्स है, कमेंट सेक्शन में आप इसका जवाब देंगे मुझे। द गोल्डन बफ identified elemental patterns of myth and ritual that he claimed recur in the legends and ceremonials of diverse and far-flung cultures and religions। अब समझिए, एक इसका जो इंपॉर्टेंट इंसिडेंट था, यानी पूर्वज था किसका, इस लिटरेरी थ्योरी का, वाज द ट्रीटमेंट ऑफ मिथ, समझ रहे हैं, क्या था, मिथ को लेकर के जो ट्रीटमेंट किया गया, ट्रीटमेंट का मतलब क्या यहाँ पर है कि अनुप्रयोग जो किए गए, यानी जो समझा गया, सोचा गया, समझ रहे हैं, किसके द्वारा, बाय अ ग्रुप ऑफ कंपैरेटिव एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, और कहां पर, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की। ये आपका सवाल हो सकता है कि आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म का जो एंटीसीडेंट था, उसके जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे वो कहाँ के थे, उत्तर आपका होगा क्या, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का, याद रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे अगर डीप में जाएगा तो। स्पेशली जेम्स जी फ्रेजर, समझ रहे हैं, विशेषतया कौन, जेम्स जी फ्रेजर, जिनकी कौन सी किताब, द गोल्डन बफ, आइडेंटिफाई, इसने आइडेंटिफाई किया एलिमेंटल पैटर्न्स, बहुत आवश्यक पैटर्न्स को, किसमें,
ऑफ मिथ एंड रिचुअल, मिथ के और रिचुअल के। और उन्होंने क्या किया, इस बात को लेकर के दावा किया कि क्या होता है, रिकर, ये जो क्या है, पैटर्न्स ऑफ मिथ एंड रिचुअल रिकर इन द लीजेंड्स एंड सेरेमोनियल्स ऑफ डाइवर्स एंड फार फ्लंग कल्चर एंड रिलीजन्स। आप समझिए कि ये जो लेजेंड्स एंड सेरेमोनियल्स हैं, समझ रहे हैं क्या हो रहे हैं, ऑफ डाइवर्स, ये किसी एक जगह तक सीमित नहीं है, बल्कि फार फ्लंग, फार फ्लंग का मतलब बहुत बृहद स्तर पर और बृहद स्तर के संस्कृति और धर्मों में क्या होता है, ये घटित होते हैं। समझ रहे हैं क्या है कि ये किसी एक, ये जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, जिसमें जो सबसे बड़ा नाम है जेम्स जी फ्रेजर का, जिन्होंने कौन सी किताब लिखी, द गोल्डन वफ, तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया इस चीज को कि ये क्या है, ये जो पैटर्न्स हैं किसके, मिथ और रिचुअल के, ये क्या हैं, ये किसी एक संस्कृति या किसी एक धर्म का हिस्सा नहीं है, बल्कि कई सारे कल्चर्स और रिलीजन में ये घटित होते आ रहे हैं। एंड इवन मोर इंपॉर्टेंट, और क्या था, यहां तक कि एक और महत्वपूर्ण एंटीसीडेंट एंसेस्टर्स का क्या था, वाज द डेप्थ साइकोलॉजी, याद रखिएगा, डेप्थ साइकोलॉजी ऑफ कार्ल जी यूंग। इसे जंग नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे यूंग, याद रखिएगा यूंग, इसको आप इस तरीके से पढ़ेंगे। और आप समझिएगा डेप्थ साइकोलॉजी किसकी है, कार्ल जी यूंग का। और कौन सा टर्म इन्होंने दिया हुआ है, मैंने आपसे सवाल पूछा था, किसी ने उसका जवाब नहीं दिया है अभी तक, आप लोग इसका जवाब देंगे कि कार्ल जी यूंग ने कौन सा टर्म दिया है, हु अप्लाइड, जिन्हें अप्लाई किया किस चीज को, द टर्म आर्केटाइप, आर्केटाइप टर्म को, टू व्हाट ही कॉल्ड प्राइमोर्डियल इमेजेस। कहां पर, समझिए, प्राइमोर्डियल इमेजेस, इसका मतलब क्या है, प्राइमोर्डियल इमेजेस का, ठीक है, ये क्या है, प्राइमोर्डियल का मतलब समझिए कि अति प्राचीन समय से विद्वान, सॉरी विद्यमान, अति प्राचीन समय से विद्वान, सॉरी विद्यमान, क्या है कि इन्होंने, कार्ल जी यूंग ने आर्केटाइप को क्या कहा, इन्होंने कहा कि कोई आज की बात नहीं है, समझ रहे हैं, बल्कि ये जो मिथ है, सॉरी ये जो आर्केटाइप है, क्या है, प्राइमोर्डियल इमेजेस हैं। इसका मतलब क्या कि ये हमारी जो है साइकी जो है उसमें बहुत पहले समय से विद्वान है, ठीक है, ये बहुत पहले से आते हैं। और क्या है, द साइकिक रेजिड्यू, समझ रहे हैं क्या है, द साइकिक रेजिड्यू ऑफ रिपीटेड पैटर्न्स ऑफ कॉमन ह्यूमन एक्सपीरियंस। समझ रहे हैं कैसे हैं, साइकिक रेजिड्यू है, रेजिड्यू का मतलब अवशेष, क्या है, अवशेष, ये कोई आज की बात नहीं है, हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें भरी हुई हैं, हम एक जनरेशन का हिस्सा हैं, हम एक ट्रेडिशन का एक हिस्सा हैं, उसमें ये जो प्राइमोर्डियल इमेजेस हैं वो क्या है, साइकिक रेसिड्यू है। इसका मतलब क्या कि जो कुछ बचा हुआ है हमारे मन विचार ऑफ रिपीटेड पैटर्न्स ऑफ कॉमन ह्यूमन एक्सपीरियंस, ठीक है, इन द लाइफ्स ऑफ वेरी एंशिएंट एंसेस्टर्स व्हिच ही मेंटेन्ड सर्वाइव इन द कलेक्टिव सॉरी अनकॉन्शियस, बहुत बड़ी बात है, याद रखिएगा, कलेक्टिव अनकॉन्शियस जो टर्म है उसको किसने दिया, कार्ल जी यूंग ने, कलेक्टिव अनकॉन्शियस को। अब समझिए आप इसको, उन्होंने क्या बताया कि ये जो क्या है, प्राइमोर्डियल इमेजेस हैं, यानी अति प्राचीन समय से हमारे दिमाग में क्या है, विद्यमान है, ठीक है, क्या है, रिपीटेड पैटर्न्स ऑफ कॉमन ह्यूमन एक्सपीरियंस, यानी क्या है, रिपीटेड पैटर्न्स हैं सामान्य इंसान के अनुभवों को, और कहां पर, इन द लाइफ्स ऑफ, किनके जीवन में, ऑफ वेरी एंशिएंट एंसेस्टर्स, हमारे एकदम से अति प्राचीन जो पूर्वज थे उनकी जिंदगी के, और क्या है, विच ही मेंटेन, ही कौन यहाँ पे, कार्ल यूंग, जिसको उन्होंने क्या किया, मेंटेन किया, कहा, सर्वाइव इन द कलेक्टिव अनकॉन्शियस ऑफ द ह्यूमन रेस एंड आर एक्सप्रेस्ड इन द मिथ्स, रिलीजन्स, ड्रीम्स एंड प्राइवेट फैंटेसीज एज वेल एज इन वर्क्स ऑफ लिटरेचर। यानी हमारे जो पूर्वज हैं, एंशिएंट एंसेस्टर्स जो हैं, उनकी जो जिंदगी थी और उनकी जो जिंदगी के अनुभव थे वो हमारी कलेक्टिव अनकॉन्शियस में बैठे हुए हैं। समझ रहे कहां पर है, हमारी कलेक्टिव अनकॉन्शियस में वो बैठे हुए, यानी हमारे जो परदादा दादा जो काम किया करते थे, ठीक है, हम उन्हीं की रेस का एक हिस्सा हैं, तो वो जो काम करते थे, जैसा वो करते हैं, आप देखेंगे इस तरीके से क्या होता है कि बहुत सारे घरों के लोग जैसा सोचते हैं, ऐसे ही लगभग आने वाली पीढ़ी जो होती है, जो वर्तमान पीढ़ी है, वो भी ऐसा ही सोच रही होती है। अगर किसी का जो
फादर है बहुत ऑनेस्ट रहा है, तो बच्चा भी अपने आप ऑटोमेटिकली वो ऑनेस्ट हो ही जाता है, क्योंकि ये क्या है, ये उस एंसिएंट एंसिएंट एंसेस्टर्स की लाइफ के एक्सपीरियंस हैं और हमारी कलेक्टिव अनकॉन्शियस यानी क्या है, सामूहिक जो अनकॉन्शियस है, अचैतन्य मन है, उसमें वो बैठा हुआ है, ठीक है, ऑफ द ह्यूमन रेस, क्या इंसानी जो रेस है, और इस चीज को क्या किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, अभिव्यक्त किया जाता है। समझ रहे हैं? ये क्या है? अभिव्यक्त किया जाता है आर्केटाइप्स को कहां पर? मिथ में, रिलीजन धर्म में, ड्रीम सपनों में, और क्या प्राइवेट फैंटेसीज यानी जो हमारी निजी क्या है कल्पनाएं हैं उसमें, एज वेल एज इन वर्क्स ऑफ लिटरेचर, और उसी तरीके से साहित्यिक जो वर्क हैं, जो कार्य हैं, ठीक है, जो लेखनी है, उसमें भी इस चीज को दर्शाया जाता है। यानी कार्ल जी यूंग के अनुसार क्या था, उन्होंने ये कहा कि अगर कोई इंसान आज कुछ चीजों को देख रहा है, अनुभव कर रहा है, तो कोई आज की चीज नहीं, वो क्या है, वो हिस्सा जो है, या कह सकते हैं वो जो चीजें हैं, वो उसके कलेक्टिव अनकॉन्शियस का एक हिस्सा है। समझ रहे हैं? और देखिए, सी यूंगियन क्रिटिसिज्म, इसे जंगियन नहीं बल्कि क्या कहेंगे, सी यूंगियन क्रिटिसिज्म अंडर साइको एनालिटिकल, सॉरी साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको, बहुत मजेदार टॉपिक रहेगा। अब आगे देखिए, आर्केटाइपल लिटरेरी क्रिटिसिज्म वाज गिवन इम्पेटस, समझ रहे हैं, आर्केटाइपल लिटरेरी क्रिटिसिज्म वाज गिवन इम्पेटस, इम्पेटस का मतलब क्या है, बल, इसको बल मिला, इसके फोर्स मिला, किसके द्वारा, बाय मॉड बॉटकिंस आर्केटाइपल पैटर्न्स इन पोएट्री। समझ रहे हैं क्या नाम है, मॉड बॉटकिन का, और कहां पर उनकी कौन सी किताब है, आर्केटाइपल पैटर्न्स इन पोएट्री, जो कि आती है 1934 में। एंड फ्लोरिस्ट स्पेशली, और ये फ्लोरिस होती है, ठीक है, कहां पर स्पेशली, विशेषतया ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s, 1950 के दौर में या 1960 के दौर में। ये आपका क्वेश्चन हो सकता है कि आर्केटाइपल जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म था, ठीक है, वो किस दौर में, किस टाइम में वो क्या होता है, फ्लोरिश होता है, तो जवाब आपका 1950 या 60 रहेगा। ये आपके कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हो सकते हैं, इसलिए आप इन चीजों को ध्यान रखिएगा, बिल्कुल एकदम से आपके माइंड में रहे कि अगर आपसे कॉन्सेप्ट वो लगा करके पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, आर्केटाइपल जो क्रिटिसिज्म है, आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म वो किस दौर में क्या होता है, फ्लोरिश होता है। अब आगे देखिए, सम आर्केटाइपल क्रिटिक्स, कुछ आर्केटाइपल क्रिटिक्स क्या हैं, have dropped Jung's theory of the collective unconscious। उन्होंने क्या किया, जो कार्ल यूंग की थ्योरी थी कलेक्टिव अनकॉन्शियस, उसको ड्रॉप कर दिया, उसको माना ही नहीं। ड्रॉप करना मतलब क्या है, खारिज कर देना, ठीक है, दे डिड नॉट एक्सेप्ट इट, सॉरी खारिज, ठीक कर दिया, ठीक है, एज द डीप सोर्स ऑफ दीज पैटर्न्स। समझ रहे हैं, theory of the collective unconscious as the deep source of these patterns. In the words of Northrop Frye, this theory is a unnecessary hypothesis। समझ रहे हैं क्या है, unnecessary hypothesis। और नॉर्थरोप फ्राई के अनुसार, नॉर्थरोप फ्राई का नाम कहां पर आया था, कौन सी उनकी किताब फेमस है, आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। क्या हो रहा है, ये जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस को जो है, ठीक है, जो बात कार्ल यूंग ने कही, उसको नॉर्थरोप फ्राई ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि क्या है, एक अननेसेसरी हाइपोथेसिस, यानी क्या है, एक गैर जरूरी परिकल्पना है, फर्जी की बातें सोची जा रही हैं, ऐसा कुछ थोड़ी ना होता है। समझ रहे हैं, एंड द रिकरेंट आर्केटाइप्स आर सिंपली देयर, ठीक है, और जो आज रिकरेंट आर्केटाइप्स यानी जो लगातार बार बार हमें आर्केटाइप्स दिखाए जा रहे हैं, यानी जो चीजें हैं मिथ की या कोई और बातें जो बार बार घटित हो रही हैं, आर सिंपली देयर, ये आज की ही हैं। क्या सिंपली दे, साधारणतया वो आज की हैं, वो कोई पुरानी बातें नहीं है, कलेक्टिव अनकॉन्शियस की बातें नहीं है। हाउएवर दे गॉट देयर, ठीक है, हाउएवर दे गॉट देयर का मतलब क्या, हालांकि ये वहां भी घटित हुई है, ये वहां भी घटित हुई है, आज भी घटित हो रही है, लेकिन ये नहीं कि ये क्या हो रहा है, ये कलेक्टिव अनकॉन्शियस में बैठा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये वहां भी था, यहां भी है, समाज हमारा ऐसे चला आ रहा है, बाकी साइकोलॉजी कोई बातें यहां पर नहीं है, ऐसा नॉर्थरोप फ्राई ने कहा। ठीक है, अब आगे देखिए, अमंग द प्रोमिनेंट प्रैक्टिशनर्स, जो प्रोमिनेंट यानी जो विशेष प्रैक्टिशनर्स थे ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म, आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म के जो विभिन्न मोड्स हैं उसमें, इन एडिशन टू मॉड बॉटकिन, इसके अलावा, ठीक है, मॉड बॉटकिन, ये ऊपर जो नाम आया था इनकी बात हो रही है, कि मॉड बॉटकिन के अलावा और जो नाम है कौन कौन से हैं, जी विल्सन नाइट,
रॉबर्ट ग्रेव्स, फिलिप व्हीलराइट, रिचर्ड चेज, लेस्ली फिडलर एंड जोसेफ कैंपबेल। और कौन है? जोसेफ कैंपबेल। ये और भी नाम है वहां पर। दीज क्रिटिक्स, इन क्रिटिक्स ने क्या किया? टेंड टू एम्फसाइज, इन्होंने जोर दिया, क्या कह रहे हैं? इन्होंने जोर दिया, ठीक है, या इनकी कोशिश थी क्या करना? एम्फसाइज करना द अकरेंस, अकरेंस मतलब जो घटित हो रही है, ठीक है, बार बार जो हैपनिंग हो रही है, किसकी? ऑफ मिथिकल पैटर्न्स इन लिटरेचर, साहित्य में जो मिथिकल पैटर्न्स हो रहे हैं, ऑन द अजम्पशन, ऑन द अजम्पशन, ये मानकर, अजम्पशन अज्यूम करना मतलब क्या है? किसी चीज को एक्सेप्ट करना विदाउट प्रूफ, एक्सेप्ट विदाउट प्रूफ, दैट इज कॉल्ड assumption that myths are closer to the elemental archetype than the artful manipulations of sophisticated writers। समझ रहे हैं? इनका क्या मानना था कि जो मिथ्स हैं, क्या हैं? आर क्लोजर टू एलिमेंटल आर्केटाइप, क्या है? किसके वो करीब हैं? इसके नजदीक है जो मिथ हैं, एलिमेंटल आर्केटाइप की, यानी जो आवश्यक आर्केटाइप है, यानी क्या? एक टिपिकल एग्जाम्पल, समझे, एक परंपरागत जो उदाहरण है उसका, किसकी तुलना में? देन द आर्टफुल मैनिपुलेशंस ऑफ सोफिस्टिकेटेड राइटर्स। कुछ राइटर्स ऐसे होते हैं जो सोफिस्टिकेटेड होते हैं और वो आर्टफुल मैनिपुलेशन करते हैं, यानी क्या होता है? किसी एक मिथ को अलग तरीके से तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं। कैसे तोड़ मरोड़ करके उसे पेश करते हैं? इनका मतलब क्या था कि ये जो क्रिटिक्स थे, इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मिथ्स जो है वो क्या है? एक एलिमेंटल आर्केटाइप है। एलिमेंटल आर्केटाइप का मतलब क्या है? कि ये एक आवश्यक, ठीक है, उदाहरण है हमारी जिंदगी का, होता रहेगा, समझ रहे हैं? ना कि क्या है कि आप उसको अपने हिसाब से जैसा चाहें तोड़ मरोड़ करके पेश करें, जैसा कि सोफिस्टिकेटेड राइटर्स ने किया, ठीक है। सी मिथ क्रिटिक्स। अब आगे द डेथ रीबर्थ थीम, क्या है? जो मृत्यु और पुनर्जन्म का थीम है, इज ऑफन सेड, इसे प्रायः कहा गया, टू बी द आर्केटाइप ऑफ आर्केटाइप्स। आप समझिए क्या है ये, आपका सवाल हो सकता है, आर्केटाइप का आर्केटाइप कौन सा है? समझ रहे हैं क्या है? आर्केटाइप का आर्केटाइप कौन है? सॉरी, आर्केटाइप्स का आर्केटाइप कौन है? तो आप समझिए कि क्या है? आर्केटाइप्स का आर्केटाइप है डेथ और रीबर्थ है, यानी जो टिपिकल एग्जाम्पल हमेशा दिए जाते हैं, समझ रहे हैं? जो टिपिकल एग्जाम्पल हैं, जो आर्केटाइप्स हैं, उनमें क्या है? उनका भी आर्केटाइप है ये डेथ और रिबर्थ थीम। यानी आप देखेंगे कि हर किताब में आप देखते हैं, महाभारत, ठीक है, रामायणा, ठीक है, ये आपका क्या बोलते हैं, बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट, उसी तरीके से आप देखते हैं यहाँ पर भी क्या बोलते हैं, अरे इस्लाम में भी क्या हो रहा है कि ये क्या होता है? मृत्यु और पुनर्जन्म बार बार हर चीज में घटित हो रहा है। और क्या है? एंड इज हेल्ड टू बी ग्राउंडेड इन द साइकिल ऑफ सीजन्स। क्या है इसको? ग्राउंडेड साइकिल ऑफ सीजन्स एंड द ऑर्गेनिक साइकिल ऑफ ह्यूमन लाइफ। और क्या है? हेल्ड टू बी ग्राउंडेड, और इसकी आधारशिला है, कहां पर है? इन द साइकिल ऑफ द सीजन्स, ये जो ऋतुओं का जो चक्र है, समझा? ऋतुओं का जो चक्र है उसमें, एंड द ऑर्गेनिक साइकिल ऑफ ह्यूमन लाइफ, और इंसान की यानी मानव जिंदगी की जो क्या है, जैविक चक्र है, उसमें दिस आर्केटाइप, और इस आर्केटाइप को, इट हैज बीन क्लेम्ड, ऐसा दावा किया है, अकर्स इन प्रिमिटिव रिचुअल्स। समझ रहे हैं? ये क्या है? ये घटित होता है, ये मृत्यु होना, समझ रहे हैं, फिर पुनर्जन्म लेना, ये घटित होता कहां पर? इन प्रिमिटिव रिचुअल्स को। आज की बात नहीं है, ये क्या है? जब आदिमानव लोग हुआ करते थे, प्रिमिटिव लोग हुआ करते थे, तो उनके रिचुअल्स में भी ये हुआ करता था। ऑफ द किंग, राजाओं के भी प्रिमिटिव रिचुअल्स ऑफ द किंग हु इज एनुअली सैक्रिफाइस्ड। समझ रहे हैं क्या है? हु इज एनुअली सैक्रिफाइस्ड, राजा को क्या किया जा रहा है? हर साल सेक्रीफाइस किया जा रहा है, उसकी जो है कुर्बानी दी जा रही है। वाइड स्प्रेड मिथ्स ऑफ गॉड, बहुत सारे क्या, ये बृहद स्तर पर मिथ्स हैं, कौन से? ऑफ गॉड, ऐसे ईश्वरों के, हु डाई टू बी रिबॉर्न, जो मरते ही हैं किस बात के लिए? पैदा होने के लिए। उसी तरीके से हमारे यहाँ ना विष्णु जी के कई सारे अवतार हैं। जीसस क्राइस्ट भी क्या हुए? 3 दिन बाद, 4 दिन बाद वो जिंदा हो जाते हैं, 2 दिन बाद। तो वो क्या हो रहा है कि मिथ्स ऑफ गॉड ऐसे हैं जो क्या होते हैं? डाई टू बी रिबॉर्न, एंड अ मल्टीट्यूड ऑफ डाइवर्स टेक्स्ट, और क्या है? बहुत ही असंख्य, समझ रहे हैं क्या है? डाइवर्स टेक्स्ट, बहुत ऐसे, ठीक है, विभिन्न टेक्स्ट हैं, इंक्लूडिंग द बाइबल, समझ रहे हैं, जिसमें बाइबल भी है,
दांते की डिवाइन कॉमेडी भी है इन द अर्ली 14th सेंचुरी, यानी कि ये अर्ली 14th सेंचुरी 1310 के आसपास या 1320 के आसपास की बात है। एंड सैमुअल टेलर कॉलेजेस राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर इन 1798 1798 में ये लिरिकल बैलेट्स के साथ में आती है। तो बता रहे हैं कि ये क्या है, ये जो डेथ और रिबॉर्न वाला सीन है ये हर जगह फैला हुआ है, चाहे वो आप दांते की डिवाइन कॉमेडी की बात करिए, समझ रहे हैं, या आप ठीक है बाइबल की बात करिए जो बहुत पुरानी बात हो गई, ठीक है, दांते की डिवाइन कॉमेडी की बात करिए, यानी आप कुल मिलाकर के सोचिए कि ये एंशिएंट एज की चाहे आप तो ले लें एग्जाम्पल, चाहे आप मेडिएवल एज का ले लें, या चाहे आप मॉडर्न एज को ले लीजिए, समझ रहे हैं, भले रोमांटिक एज है लेकिन इनके हिसाब से तो मॉडर्न एज ही है। तो हर जगह ये डेथ और रिबॉर्न वाला चक्कर एकदम से चलता रहता है, रैम्पेंट है ये। आगे देखिए, अमंग द अदर आर्केटाइपल थीम्स, अब आगे देखिए और कौन आर्केटाइपल थीम्स हैं, ठीक है, इमेजेस और कैरेक्टर्स दैट हैव बीन फ्रीक्वेंटली ट्रेस्ड, जिनको क्या किया गया, फ्रीक्वेंटली ट्रेस किया गया है, कहां पर, इन लिटरेचर साहित्य में, आर द जर्नी अंडरग्राउंड, समझ रहे हैं, ये भी खूब दिखाया जाता है जब क्या किया जाता है, अंडरग्राउंड की जर्नी की जाती है, यानी कहां पर, समझ रहे हैं, हेड्स जो नरक है वहां पर जाया जाता है, और क्या, द हेवनली एसेंट, और क्या है, एक ये भी थीम दिखाया जाता है जब लोग स्वर्ग की ओर चढ़ाई करते हैं या स्वर्ग की ओर जाते हैं, द सर्च फॉर द फादर, ठीक है, पिता को ढूंढना, और क्या, द पैराडाइज हेड्स इमेजेस, और क्या, पैराडाइज मीन स्वर्ग, और हेड्स मतलब पाताल लोक, उसकी इमेजेस, अंडरग्राउंड का मतलब पाताल लोक ही समझ लीजिए। द प्रोमिथियन रेबल हीरो, प्रोमिथियन जो प्रोमिथियस अनबाउंड, जानते हैं ना, जो क्या करता है, यहाँ पर इंसानों को आकर के आग देता है, आग देने का मतलब क्या, इंटेलिजेंस को देना था, तो वो जो रेबल हीरो था वो, और आगे देखिए द स्केप गोट, स्केप गोट का मतलब बलि का बकरा, द अर्थ गॉडेस, ठीक है, धरती माँ, एंड द फैटल वुमन, और कौन, फैटल वुमन, घातक औरत, ये सब क्या है, ये रिकरेंट थीम हुआ करते थे, ये आर्केटाइप्स हैं, समझ रहे हैं, ये क्या है, ये आर्केटाइप हैं लिटरेचर के जो बार बार आपके सामने रखे जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इन हिज इन्फ्लुएंशियल बुक, अपनी जो है विशेष किताब कौन सी, एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म, क्या नाम है, एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म में जो की आती है 1957 में, नॉर्थरोफ्राई डेवलप द आर्केटाइपल अप्रोच, उन्होंने क्या किया, ठीक है, आर्केटाइपल अप्रोच को डेवलप किया, विच ही कंबाइंड with the typological interpretation of the Bible and the conception of the imagination in the writings of the poet and painter William Blake into a radical and comprehensive revision of traditional grounds, both of the theory of literature and the practice of literary criticism। समझ रहे हैं, देखिए क्या है, एक कौन, अपनी ठीक है विशेष किताब एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म में नॉर्थरॉप फ्राई ने क्या किया, उन्होंने डेवलप किया, विकसित किया द आर्केटाइपल अप्रोच, आर्केटाइपल अप्रोच को, और कैसे, विच ही कंबाइंड, और उन्होंने क्या किया, उन कंबाइन किया, यानी जोड़ा किस चीज को, द टाइपोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द बाइबल, यानी बाइबल को उन्होंने कैसे, टाइपोलॉजिकल, टाइपोलॉजिकल मतलब एक विशेष, ठीक है, टाइपोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द बाइबल एंड द कॉन्सेप्शन ऑफ इमेजिनेशन, समझ रहे हैं क्या है, टाइपोलॉजिकल, हाँ, इंटरप्रिटेशन ऑफ द बाइबल एंड द कॉन्सेप्शन ऑफ द इमेजिनेशन इन द राइटिंग्स ऑफ द पोएट एंड पेंटर विलियम ब्लेक, समझ रहे हैं कहां पर, विलियम ब्लेक। अब ये समझिए कि ये जो टाइपोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन है ये है क्या, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि ये जो टाइपोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन है ये है क्या। टाइपोलॉजिकल जो इंटरप्रिटेशन है और वो कहां पर, बाइबल में, वो ये मानी जाती है कि क्या होता है, टाइपोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये एक कह सकते हैं कि ब्रिज का काम करता है, इस इंटरप्रिटेशन में ओल्ड टेस्टामेंट टू न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट टू न्यू टेस्टामेंट, ठीक है। अभी उन्होंने क्या किया, कंबाइंड, ये जो है नॉर्थ ऑफ फ्राई ने कंबाइन किया, जोड़ा किसको, विद द टाइपोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द बाइबल, ठीक है, यानी बाइबल के टाइपोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन को, यानी ओल्ड टेस्टामेंट को न्यू टेस्टामेंट के साथ में कंबाइन किया, और कैसे,
एंड द कॉन्सेप्शन ऑफ द इमेजिनेशन, ठीक है, और उस परिकल्पना को, उस कल्पना को, ठीक है, इन द राइटिंग्स ऑफ द पोएट, जो पाएगी कहां पर, ऑफ द पोएट एंड पेंटर विलियम ब्लेक, ठीक है, जो पोएट और पेंटर थे कौन, विलियम ब्लेक, into a radical and comprehensive revision of traditional grounds, both of the theory of literature and the practice of literary criticism. कैसे, into a radical and comprehensive revision, समझ रहे हैं क्या है, ऑफ ट्रेडिशनल ग्राउंड्स बोथ ऑफ द थियरी, यानी इन्होंने, नॉर्थरोप फ्राई ने क्या किया, इन्होंने एक तो ये जो बाइबल के, ठीक है, टाइपोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन और विलियम ब्लेक की जो लेखनी थी, इसको, ठीक है, किससे जोड़ा, किससे, देखिए, रेडिकल एंड कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन ऑफ ट्रेडिशनल ग्राउंड्स, ठीक है, एक रेडिकल और कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन था किसका, ठीक है, जो पारंपरिक ग्राउंड्स पर, ट्रेडिशनल ग्राउंड्स का मतलब क्या है कि अभी तक हम किसी थियरी को, ठीक है, लिटरेचर की किसी थियरी को या लिटरेरी क्रिटिसिज्म को क्या करते थे, ठीक है, एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन देते थे, या आप इस तरीके से समझिए, इनटू अ रेडिकल एंड कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन ऑफ ट्रेडिशनल ग्राउंड्स बोथ ऑफ द थियरी ऑफ लिटरेचर एंड द प्रैक्टिस ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, यानी आप ये समझिए कि यहां पर बातें ये हो रही हैं कि इन्होंने, नॉर्थरोप फ्राई ने, इसको, एक तो जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था हमारे माइंड में, चाहे वो विलियम ब्लेक की विचारधारा हो रिलीजन को लेकर के, धर्म को, या जो है आपका टाइपोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन हो हमारे माइंड में बैठा हुआ है, उसको इन्होंने कंपेयर किया, ठीक है, या जोड़ा कह सकते हैं किससे, रेडिकल और कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन से, समझ रहे हैं क्या है, एक रेडिकल मतलब जो एक कह सकते हैं कि कट्टर, ठीक है, विचारधारा है, और किससे, कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन ऑफ द ट्रेडिशनल ग्राउंड्स, समझ रहे हैं, एक क्या है कि एक ऐसी, ठीक है, कह सकते हैं विचारधारा, आइडियोलॉजी है जो ट्रेडिशनल ग्राउंड्स पर चलती है, वहां पर चाहे वो थियरी ऑफ लिटरेचर हो या प्रैक्टिस ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म हो, इस पर चल रही है, लेकिन यहां पर नॉर्थरोप फ्राई ने क्या किया, इन्होंने, आप कह सकते हैं कि एक तो जो कैसी बातें हैं, ठीक है, थियोलॉजी की वो बातें जहां पर, समझ रहे हैं, बाइबल को लेकर के बातें हैं, ठीक है, या पेंटर विलियम ब्लेक जिन्होंने जो है मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल की जो बात की है, ठीक है, उसकी जो बातें हैं, तो वहां पर इसको तरफ एक चीज को रख रहे हैं वो, दूसरी तरफ एक रेडिकल और कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन की भी बात कर रहे हैं वो, यानी क्या है, थियरी ऑफ लिटरेचर एंड प्रैक्टिस ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, यानी साहित्य की जो थियरी है उसका एक, समझ रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन हो, रेडिकल कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन हो, एक तरफ आप उन बातों को भी मान लीजिए, ठीक है, जो धर्म हमें सिखाता है, लेकिन आप एक तरफ क्या करेंगे, ठीक है, आप एक रेडिकल और कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन भी लेकर के चलेंगे, यानी ईश्वर की बातें तो आप मानिए, नो डाउट, ठीक है, जो कुछ भी है सही है, लेकिन आप एक ऐसी विचारधारा भी लेकर के चलिए जहां पर आप सब कुछ वैसे ही एक्सेप्ट ना कर लें जैसा आपके सामने परोसा गया है, आपकी भी अपनी एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए, और वो आइडियोलॉजी कैसी हो, रेडिकल भी हो, रेडिकल भी हो, कैसी है, रेडिकल भी हो, और इसके अलावा आप क्या करें, जो थियोलॉजी की बातें हैं उसको भी आप कंसिडर करें। देखिए, फ्राई प्रपोजेस, फ्राई का ये मानना है दैट द टोटलिटी ऑफ लिटरेरी वर्क्स कॉन्स्टिट्यूट, यानी बनाती है, अ सेल्फ कंटेन्ड लिटरेरी यूनिवर्स, समझ रहे हैं कि एक जो लिटरेरी वर्क है, समझे, एक जो साहित्यिक कार्य है उसकी जो टोटलिटी है, कॉन्स्टिट्यूट मतलब बनाती है वो क्या, अ सेल्फ कंटेन्ड लिटरेरी यूनिवर्स, यानी एक क्या है, एक जो किताब है, कोई भी साहित्य की कोई विधा है, तो उसका अपना खुद का एक साहित्यिक ब्रह्मांड है, सेल्फ कंटेन्ड, कंटेन्ड मतलब अंतर्निहित है उसी के, उससे बाहर नहीं है, विच हैज बीन क्रिएटेड, जिसको बनाया गया है, कैसे, ओवर द एजेस, कई एजेस से, बाय द ह्यूमन इमेजिनेशन, ठीक है, इंसानी परिकल्पना के द्वारा, सो एज टू, ताकि क्या हो, टू इनकारपोरेट, इनकारपोरेट का मतलब जोड़ना, द एलियन एंड द इनडिफरेंट वर्ल्ड ऑफ नेचर, किसको, एलियन एंड इनडिफरेंट वर्ल्ड ऑफ नेचर, इनटू आर्केटाइपल फॉर्म्स दैट सर्व टू सेटिस्फाई इंड्यूरिंग ह्यूमन डिजायर्स एंड नीड्स। अब आप सोचिए, यहां पर मैंने आपको बताया जो क्या कर रहे हैं, बाइबल की एक जो, ठीक है, पारंपरिक विचारधारा है उसको उसको लेकर के चल रहे हैं, और एक रेडिकल जो है उसको, यानी दोनों को जोड़ने की बातें कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, इनका ये मानना था फ्राई का कि एक जो
जो है कोई वर्क है लिटरेचर का, तो वो एक सेल्फ कंटेन्ड लिटरेरी यूनिवर्स है और इसको बनाया गया है कैसे, बहुत सारी पीढ़ी से, बहुत सारी जो है जनरेशन के द्वारा, कैसे, ह्यूमन इमेजिनेशन के द्वारा, कई सारी पीढ़ियों तक इंसानी परिकल्पना के द्वारा, सो एज टू इनकारपोरेट, ताकि ये जोड़ सकें किसको, द एलियन एंड इनडिफरेंट वर्ल्ड ऑफ नेचर। ये जो एलियन मतलब अनफैमिलियर यानी अपरिचित, ठीक है, और जो क्या है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनडिफरेंट है वो, ठीक है, किसका, प्रकृति का जो संसार है उसका, और किसमें, इनटू आर्केटाइपल फॉर्म्स, किसमें, आर्केटाइपल फॉर्म्स में, दैट सर्व टू सेटिस्फाई एंड्यूरिंग ह्यूमन डिजायर्स एंड नीड्स, जो क्या करते हैं, इंसानी जो इच्छाएं हैं और आवश्यकताएं हैं उनकी वो पूर्ति करते हैं उसको। यानी क्या है, इनका ये मानना था कि एक जो साहित्य का वर्क है, कोई नॉवेल है, कोई ड्रामा है, उसका अपना एक सेल्फ कंटेन्ड लिटरेरी यूनिवर्स है और इसको इंसानी सोच के द्वारा, ह्यूमन इमेजिनेशन के द्वारा बहुत सदियों से बनाया गया है, ताकि हम क्या कर सकें, हम एक अपरिचित और जो क्या है, जो है इनडिफरेंट दुनिया है प्रकृति की, उसको, और किसको, इंसान की जो दुनिया है, इंसान की जो क्या है, ह्यूमन डिजायर्स और नीड्स हैं, उनको हम जोड़ सकें। ठीक है, बाकी देखिए, इन दिस लिटरेरी यूनिवर्स, और इस लिटरेरी यूनिवर्स में 4 रेडिकल माइथोई, 4 रेडिकल माइथोई हैं, दैट इज क्या, देखिए माइथोई क्या होता है, प्लेटफॉर्म्स और ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल्स, ये वर्ड आप जानते होंगे, माइथॉस, समझ रहे हैं, वहीं से ही आया है, क्या होता है, देखिए प्लेटफॉर्म्स और ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर प्रिंसिपल्स करस्पॉन्ड टू 4 सीजन इन द साइकिल ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। समझ रहे हैं, क्या हो रहा है कि जो आपके 4 रेडिकल माइथोई हैं, ठीक है, आर इनकॉर्पोरेटेड इन द 4 मेजर जॉनरास ऑफ कॉमेडी, रोमांस, ट्रेजेडी एंड सटायर। आप समझिए कि एक क्या है, ये वर्ल्ड ऑफ नेचर है, ठीक है, वर्ल्ड ऑफ नेचर कौन सा हो गया, स्प्रिंग, समर, ठीक है, ऑटम और विंटर, और एक क्या है, इंसान की जो नीड्स हैं, एंड्यूरिंग ह्यूमन डिजायर्स एंड नीड्स, उसकी जो इच्छाएं हैं और जो उसकी जरूरतें हैं, उनको दोनों को मिलाना, समझ रहे हैं, उन दोनों को मिलाना, वही बात कर रहा है कि इन टू द 4 सीजन इन द साइकिल ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, क्या हो रहा है, इन चारों चीजों को, जो प्राकृतिक एक संसार है, ठीक है, उनको 4 ऋतुओं में क्या हो रहा है, जो 4 प्राकृतिक नेचुरल वर्ल्ड है, उनको जोड़ा गया है, किससे, 4 मेजर जॉनरास ऑफ कॉमेडी, ठीक है, 4 मेजर जॉनरास, बल्कि आप 4, ठीक है, जो बड़े जॉनरास हैं उनसे, यानी 4 सीजन को, 4 सीजन क्या हुआ, नेचुरल वर्ल्ड हो गया, ठीक है, और ये आपका जो दूसरी चीजें हैं, लिटरेचर का वर्क है, वो क्या है, वो हमारी ह्यूमन डिजायर और नीड्स हैं, इनको जोड़ा गया किससे, अब आप समझिए, कॉमेडी को जोड़ा गया किससे, स्प्रिंग से, रोमांस समर की बात है, ट्रेजेडी ऑटम की बात है, पतझड़ की, एंड सटायर विंटर की। यानी एक तरफ क्या किया गया, एक तरफ नेचुरल वर्ल्ड लिया गया, दूसरी तरफ ह्यूमन डिजायर और नीड्स को लिया गया, समझ रहे हैं, और ये क्या है, 4 रेडिकल माइथोई हैं, याद रखिएगा, 4 रेडिकल माइथोई कौन कौन से हैं, ठीक है, ये हैं कॉमेडी, रोमांस, ट्रेजेडी और सटायर, ठीक है, कौन कौन से हैं, कॉमेडी, रोमांस, ट्रेजेडी और सटायर, आप याद रखेंगे इस चीज को, आपका क्वेश्चन हो सकता है। विद इन द ओवर आर्किंग आर्किटाइपल माइथॉस ऑफ ईच ऑफ दीज जॉनरास, समझ रहे, देखिए विद इन द ओवर आर्किंग मतलब क्या, बहुत आगे, आर्किटाइपल माइथोस ऑफ ईच ऑफ दीज जॉनरास, इंडिविजुअल वर्क्स ऑफ लिटरेचर आल्सो प्ले, ठीक है, वेरिएशंस अपॉन अ नंबर ऑफ more limited archetypes, that is conventional patterns and types that literature shares with social rituals as well as with theology, history, law and in fact all discursive verbal structures। क्या समझ रहे हैं किससे, डिस्कर्सिव वर्बल स्ट्रक्चर्स, समझ रहे हैं। बाकी देखिए, कह रहा है कि ये जो चीजें हैं कैसे हैं, हाँ, कि विद इन द ओवर आर्किंग आर्किटाइपल माइथॉस ऑफ ईच ऑफ दीज जॉनरास, कह रहे हैं कि ये जो प्रत्येक जॉनरा हैं, ठीक है, इनके अलावा कह रहे हैं इंडिविजुअल वर्क्स ऑफ लिटरेचर, जो क्या हैं, इंडिविजुअल वर्क्स हैं साहित्य के, आल्सो प्ले वेरिएशंस, ठीक है, अपॉन नो मोर लिमिटेड आर्किटाइप्स, समझ रहे हैं, कौन कौन से हैं, दैट इज कन्वेंशनल पैटर्न्स एंड टाइप्स लिटरेचर शेयर्स विद सोशल रिचुअल्स एज वेल एज विद थियोलॉजी। ये वो ऐसी चीजें हैं जिनको लिटरेचर क्या करता है, शेयर करता है
किससे? सोशल रिचुअल से एज वेल एज विद थियोलॉजी, यानी कि जो है धर्म से, इतिहास से, कानून से और इनफैक्ट ऑल डिस्कर्सिव वर्बल स्ट्रक्चर। ठीक है, डिस्कर्सिव का मतलब क्या है? ठीक है, जो इन्वॉल्विंग डिस्कशन, जहां पर आप डिस्कशन की बातें करें वहां पर, यानी कुल मिलाकर के ये 4 जानरा तक ही सीमित नहीं है। ठीक है, और भी कई सारे ऐसी चीजें, चाहे वो थियोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, लॉ हो, ठीक है, इन सब में भी क्या होता है? आर्केटाइप का, ठीक है, निहित होना जरूरी होता है। अब अगर देखिए वीव्ड आर्केटाइपिकली, ठीक है, आर्केटाइपली, अगर आप आर्केटाइपली तरीके से ही देखें, फ्राई दावा करते हैं, लिटरेचर टर्न्स आउट टू प्ले एन इसेंशियल रोल इन रीफैशनिंग एंड इम्पर्सनल मटेरियल यूनिवर्स इनटू एन अल्टरनेटिव वर्बल यूनिवर्स। समझ रहे हैं? इनटू अल्टरनेटिव वर्बल यूनिवर्स दैट इज इंटेलिजिबल एंड वायबल। फ्राई का दावा है कि लिटरेचर क्या होता है? लिटरेचर इस तरीके से बन जाता है, क्या करता? एक बहुत ही आवश्यक रोल प्ले करता हुआ इन रीफैशनिंग, एक नए अंदाज को देता है, और क्या? द इम्पर्सनल मटेरियल, और कैसा? एक इम्पर्सनल मटेरियल देता है, ठीक है, इम्पर्सनल मटेरियल यूनिवर्स इनटू एन अल्टरनेटिव वर्बल यूनिवर्स। समझ रहे हैं? ये जो इम्पर्सनल मटेरियल यूनिवर्स था, ठीक है, इसको ये चेंज कर देता है किसमें? एन अल्टरनेटिव वर्बल यूनिवर्स में। समझे? एक वैकल्पिक वर्बल यूनिवर्स में, दैट इज इंटेलिजिबल, जो बौद्धिक है, एंड वायबल। वायबल का मतलब क्या है? वर्केबल, जहां पर आप कुछ काम कर सकें, बिकॉज इट इज अडॉप्टेड, क्योंकि ये लिया गया है, टू इसेंशियल एंड यूनिवर्सल ह्यूमन नीड्स एंड कंसर्न्स। कहां से? जो क्या है? आवश्यक, यूनिवर्सल, ठीक है, सार्वभौमिक ह्यूमन नीड्स हैं, यानी जो इंसानी आवश्यकताएं हैं, और क्या? कंसर्न्स हैं, वहां से। ठीक है, फ्राई कंटिन्यूड, फ्राई कहते हैं, इन अ लॉन्ग सीरीज ऑफ लेटर राइटिंग्स, ठीक है, एक लंबी जो है श्रृंखला में बाद की जो राइटिंग्स आई, टू एक्सपैंड हिज आर्केटाइपल थियरी, ठीक है, अपनी आर्केटाइपल थियरी को बढ़ाने के लिए, टू मेक अ प्लेस इन इट्स ओवरऑल स्कोप एंड ऑन डिफरेंट लेवल्स फॉर द inclusion of many traditional critical concepts and procedures, and to apply it both to social practices and to elucidation of writings ranging from the Bible to contemporary poets and novelists। यहाँ पे कुल मिलाकर के मतलब आप ये समझिए कि फ्राई का ये मानना था, ठीक है, कि ये क्या है, कि अगर आप आर्केटाइपल थ्योरी की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, कि आप इलुसिडेट करेंगे, यानी बृहद स्तर पे बात करेंगे ऐसी जो है राइटिंग्स का, जो कहां से चल रही हैं? बाइबिल से शुरू होकर के आज जो हमारे, ठीक है, कंटेम्पररी समकालीन जो पोएट्स हैं और जो नॉवलिस्ट हैं, उनकी भी बुक्स में इंक्लूड करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर जिस तरीके से हमने देखा, अगर हम बात करें आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म को लेकर के, आर्केटाइप को, तो आर्केटाइप्स में बातें ये हो रही हैं, बताया गया है कि सबसे पहले क्या है कि इसमें जो क्रिटिक्स हैं उनके नाम को हम जान लेते हैं, कौन कौन से। जी कार्ल जी यूंग ने जो है, कार्ल जी यूंग ने किस तरीके से एक जो कह सकते हैं कलेक्टिव अनकॉन्शियस के जरिए इसको समझाया, कि क्या है कि इंसान के दिमाग में ही जो है निरंतर जो है चली आई बातें हैं, और इनका क्या हो रहा है हमारे सामने, ठीक है, एक मैनिफेस्टेशन हो रहा है। आगे चल करके फ्राई जो आते हैं, वो इनकी बातों को नकार देते हैं और कहते हैं कि ये क्या है? अननेसेसरी हाइपोथेसिस है। ठीक है, वो क्या है? बेकार की परिकल्पना की आप बातें कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया? ठीक है, धर्म को, बाइबिल को जोड़ा किन चीजों से, कि एक तो आप जो है, जो धार्मिक इंटरप्रिटेशन है चली आ रही है उसको आप ले लीजिए, लेकिन आपके पास एक रेडिकल विचारधारा भी होनी चाहिए, ताकि जो है आप चीजों को सही से एनालाइज कर सकें। ठीक है, फिर बताते हैं वो कि ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जो नेचुरल वर्ल्ड है, जो क्या है, हमसे इनडिफरेंट है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंसान की दुनिया में क्या चल रहा है उसे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे इंसानी जो ज़रूरतें हैं, ठीक है, और जो आवश्यकताएँ हैं उनसे। इसलिए उन्होंने बताया कि 4 जो रेडिकल माइथॉई है, ठीक है, कौन-कौन सी? कॉमेडी, रोमांस, ट्रेजेडी और सटायर। इसके लिए उन्होंने 4 सीज़न्स को, ठीक है, डिपिक्ट किया, और वो स्प्रिंग, समर, ठीक है, और ऑटम और विंटर था। समझ रहे हैं? और इसलिए उन्होंने बताया कि लिटरेचर जो है आल्सो प्ले वेरिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोर लिमिटेड आर्केटाइप्स। तो लिटरेचर जो है वो यहीं तक सीमित नहीं है, वो इसी के साथ कई और सारी चीजों को भी शेयर करता है, और वो क्या है? थियोलॉजी है,
हिस्ट्री है, लॉ है, ठीक है? इस तरीके से और वो सारी चीजें, हर वो विषय जिसमें क्या है, डिस्कर्सिव वर्बल स्ट्रक्चर हो, यानी ऐसी चीजों हो जिनको डिस्कशन में लाया जा सके, उस पर परिचर्चा की जा सके, ठीक है? और इस तरीके से शायद दावा करते हैं इस बात का कि अगर आप आर्केटाइपली देखेंगे, ठीक है, तो लिटरेचर जो है वो बन के निकलता है क्या, एक इसेंशियल रोल प्ले करता हुआ, एक आवश्यक रोल अदा करता है उस जो है, ठीक है, भौतिक ब्रह्मांड, ठीक है, या भौतिक या कह सकते हैं, हाँ, भौतिक ब्रह्मांड को रीफैशन करता हुआ, ठीक है, एक ऐसा अल्टरनेटिव वर्बल यूनिवर्स हम बना रहे हैं साहित्य के जरिए, जो क्या है, इंटेलिजिबल है, बौद्धिक है और वो वायबल है, और आप यहाँ पे वर्क भी कर सकते हैं, आप इंसानी सोच की यहाँ पर वैल्यू है, क्योंकि ये क्या है, अडॉप्टेड, ये लिया ही गया है कहां से, इसेंशियल एंड यूनिवर्सल ह्यूमन नीड्स एंड कंसर्न्स, यानी यहां पर हम जोड़ देते हैं, बनाया ही हमने इसको कहां पर, जो सार्वभौमिक इंसानी जो आवश्यकताएं हैं और जो कंसर्न्स हैं, उन्हीं से इसको अडॉप्ट किया गया है, ठीक है? तो इस तरीके से हमने आज पढ़ा आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म को। अपनी क्लास यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।